जो हम लोगों ने बात की उसमें मैंने तुम्हें सर्किल के बारे में बताया था कि सर्किल की इक्वेशन को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें उसका सेंटर पता हो, उसकी रेडियस पता हो। एक कंडीशन निकाली थी जब सेंटर 0,0 पर थे यानी ओरिजिन पर था और रेडियस a थी, और साथ ही साथ एक कंडीशन पर हमने सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट की थी जब सर्किल का सेंटर h, k और रेडियस a है। तो दोनों कंडीशन में हमने सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट की थी। फर्स्ट कंडीशन में हमें सर्किल की इक्वेशन मिलती है x² + y² = a², और सेकंड कंडीशन में जब सेंटर h, k होते हैं उस कंडीशन में हमें सर्किल की इक्वेशन मिलती है x - h² + y - k² = a²। साथ ही साथ एक सर्किल की जनरल इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, इसको जनरल इक्वेशन बोलते हैं। ये जनरल इक्वेशन सर्किल कब रिप्रेजेंट करती है, इसको करने के लिए हमने इसी इक्वेशन को x - h² + y - k² = a² से हम इसको कंपेयर करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने x - h² + y - k। अब देखो तुम्हारी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है सर, ओके, ठीक आ रही सर, ठीक आ रही ना? आ रही है सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ, तो हमने x - h² + y - k² = a² को एक्सपेंड करा था। एक्सपेंड करके हमने जो x के गुणांक है, y के गुणांक है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको कंपेयर किया था जो जनरल इक्वेशन से हमें मिल रहे थे। जनरल इक्वेशन थी हमारी x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो और एक्सपेंड करके जो इक्वेशन हमें मिली थी वो इक्वेशन नंबर 3 है जो तुम्हें दिख रही होगी। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर किया था। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर करने से हमें 2g और 2f की वैल्यू मिल गई थी, जिससे g और f और c के मान हमें पता चल गए थे। g, f, c के मान पता चल जाने से हम सर्किल के सेंटर को बड़ी आसानी से बता पाए कि सर्किल का सेंटर क्या होगा। जैसे x - h² + y - k² = a² अगर होता है तो इसमें सेंटर h, k होते हैं और रेडियस a होती है। अब चूंकि g का मान -h आया था, f का मान -k आया था, तो यहाँ पर h का मान -g और k का मान -f हो गया। तो इस तरह से जो सेंटर h, k थे तो h, k को हम लिख सकते हैं -g, -f। ठीक इसी तरीके से जो रेडियस थी वो a थी। अब क्योंकि c का मान h² + a² - a² आया था, यहाँ पर h, k की वैल्यू रखने के बाद हमने यहाँ से a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, √a² + f² - c। इस तरह से हमारे पास ये रिजल्ट हमें मिल गया कि इक्वेशन अगर हमारे लिए गिवन है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, देन इस सर्किल के सेंटर होंगे -g, -f और रेडियस होगी √g² + f² - c। ध्यान ये रखना है कि x² और y² का गुणांक 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो उसी नंबर से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल में 2x² + 2y² + 5x - 6y + c = 0 में x² और y का गुणांक 2 था। अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा हो कि x² y² का गुणांक अलग होगा तो क्या करेंगे? अगर x² और y² का गुणांक अलग अलग है तो वो उस कंडीशन में ये इक्वेशन सर्किल को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएगी। सर्किल की इक्वेशन को ये केवल तभी रिप्रेजेंट कर सकती है कि x² और y² का गुणांक 1 हो, और अगर ये कोई दूसरा नंबर है तो वो दोनों में गुणांक सेम होगा, जिससे कि हम उस नंबर से डिवाइड करके उसके गुणांक को 1 बना पाएंगे। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो वो इक्वेशन सर्किल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं करेगी। ऐसा कर लेने पर जो भी हमें x के गुणांक मिलते हैं उसको 2g कहते हैं, और जो y का गुणांक मिलता है उसको 2f कहते हैं, और जो कांस्टेंट होता है उसे c कहते हैं। फॉर्मूले की हेल्प से हम सेंटर और रेडियस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने किया था। जैसे तुम देख ही रहे हो इस समय जो लेटर आया था बोर्ड से, तो बोर्ड से लेटर से हमें यही पता लग रहा है कि एग्जामिनेशन आज की डेट में यही है कि एग्जामिनेशन होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। तो उसी तरीके से हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो अब क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है तो बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन कम है, क्योंकि वो टाइमिंग भी इसमें ज्यादा नहीं रख रहे हैं। जैसे लेटर में लिखा था कि 1.5 घंटे का एक पेपर होगा और केवल 2 ही पेपर होंगे। उसमें जो सब्जेक्ट होंगे उनको सेक्शन वाइज उसमें क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो जाहिर है कि एक पर्टिकुलर एक पेपर का जो रोल होगा वो उतना ज्यादा भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम भी 1.5 घंटे का है। तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा लेंथी पेपर नहीं बनाया जा सकता।
क्योंकि अगर लेंदी पेपर अगर पूरा जैसे बनाते हैं सेमेस्टर एग्जाम का, अगर वैसा पेपर देखेंगे तो 2-3 घंटे का 2.5 घंटे का तो एक ही पेपर हो जाएगा। अब क्योंकि केवल 2 ही पेपर ले रहे हैं और उसमें भी 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट कंबाइन करके एक पेपर बना रहे हैं और पेपर है 1.5 घंटे का, ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन पर तुम्हें फोकस करना पड़ेगा। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चन पर फोकस करने की कोशिश। यानी कि सर अगर 2 पेपर होंगे तो सारे पेपर तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही देंगे, एक में क्यों देंगे? नहीं सर। जी सर, तो ओके सर। लेकिन बात ये है कि अभी अभी जो है, अभी ये कंफर्म नहीं है कि वो पेपर जो है कौन सी एप्लीकेशन पर लेंगे, उस तरीके का उन्होंने अभी अभी कोई मैसेज करा है। लेकिन हाँ, इतना आ गया, आवाज डबल आ रही कि पेपर तुम्हारे ऑब्जेक्टिव टाइप ही होंगे। तो सर सारे सब्जेक्ट 2 ही पेपर में कंबाइन रखा है। क्या क्या माइक बंद करो सर। क्या कह रहे हो, बताओ। सर सारे सब्जेक्ट 2 ही पेपर में कंबाइन होंगे। हाँ, केवल 2 ही पेपर की बात हुई है अभी तक, तो 2 पेपर होंगे। एक पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं वो इस तरीके का कोई तो डिटेल नहीं आया है कि वो पर्टिकुलर एक पेपर में कौन से पेपर रखेंगे और सेकंड पेपर में क्या क्या रखेंगे। लेकिन हाँ, वो पेपर 1.5 घंटे का होगा, तो 1.5 घंटे में जब डेमो भी होगा पेपर का। हाँ सर, पेपर का डेमो भी एक बार कराया जाएगा कि जैसे सपोज करो कोई एप्लीकेशन है जिस पर पेपर आएगा, ठीक है ना, तो पहले उस एप्लीकेशन पर वर्क करना सिखाया जाएगा कि उसको पेपर किस तरीके से देना है, कैसे तुम्हें अपने उसमें इंस्टॉल करना है। एक हम जो है उसका एक मॉक टेस्ट लेंगे, हमें क्या मतलब जो भी फैकल्टीज है सभी लोग एक मॉक टेस्ट लेंगे, जिससे कि तुम उस टेस्ट को देने के लिए प्रिपेयर हो जाओ कि किस तरीके से इस ऑनलाइन एग्जाम को हमें देना है और उस टाइम लिमिट में उसको सबमिट करना है। तो ऐसा नहीं है कि अचानक में एकदम से पेपर हो जाएगा और तुम्हें कुछ पता ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उसका एक मॉक टेस्ट होगा, हो सकता है एक मॉक टेस्ट हो और हो सकता है 2 या 3 मॉक टेस्ट भी हो, जिससे कि तुम एकदम फैमिलियर हो जाओ। जब सारे फैकल्टी एक बार मॉक टेस्ट लेंगे तो मैं ही समझ रहा कि तुम्हें ज्यादा दिक्कत होगी है। हाँ, बस मेन दिक्कत जो भी हो सकती है वो ये हो सकती है कि किसी का नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क फेलियर हो रहा है, ठीक है, नहीं है, ऐसी जगह पर है कि भाई वो उसका जो है नेट चल ही नहीं रहा, तो वो कैसे अटेंड कर पाएगा। बस एक मेजर प्रॉब्लम ये हो सकती है, इसके अलावा और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब ये तो शॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, तो उसमें तो उन्होंने कह ही दिया कि अगर किसी के एरिया में नेटवर्क प्रॉब्लम है तो वो संबंधित जिले के अपना वहाँ कॉलेज में जाके पेपर दे सकता है, ठीक है ना। तो अब ये इशू तो ऑनलाइन में रहेगा ही नेटवर्क का, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ऑनलाइन एग्जाम होना है तो नेटवर्क का तो रहेगा ही रहेगा। अगर स्टूडेंट अपने घर से एग्जाम देगा तो उसके लिए तो नेटवर्क का इशू है ही है। अगर सारे स्टूडेंट को कॉलेज में बुलाकर एग्जाम दिलवाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कॉलेज की रेस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें नेटवर्क को प्रोवाइड कराने की, और अगर तुम घर से एग्जाम देते हो तो वो तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेटवर्क सही है या नहीं है। तो ये तो खैर रहेगा। अगर स्टूडेंट कॉलेज में आके पेपर देगा तो वो कॉलेज की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि उसका पेपर जो है टाइमली जो है बिना किसी नेटवर्क प्रॉब्लम के सॉल्व हो। सर एक पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे लगभग? अब 50 क्वेश्चन का ही है, 50 का है। सर सारे क्वेश्चन के अलग अलग आएंगे एक ही? सर कहेंगे वो सारे सब्जेक्ट के 50 बनाएंगे। पूरा आंसर कितने का होगा? ठीक है, हर सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे ये मेंशन नहीं है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ही अभी केवल डिक्लेयर है। और उसमें केवल उन्होंने ये कहा है कि सब्जेक्ट वाइज हम सेक्शन बनाएंगे, जैसे एक सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। जो सेक्शन ए में उन्होंने कुछ क्वेश्चन रख दिए और सेक्शन बी में कुछ क्वेश्चन रख दिए, सेक्शन सी में कुछ क्वेश्चन रख दिए, तो एक एक सब्जेक्ट का एक एक सेक्शन हो जाएगा। तो जाहिर है कि मैं ये जो बताना चाह रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर सेक्शन में एक सब्जेक्ट का रोल उतना ज्यादा कैसे हो पाएगा। तुम खुद समझ सकते हो कि अगर टोटल क्वेश्चन अगर केवल 50 है, टाइम 1.5 घंटे का है और उसमें दो सब्जेक्ट के 2 सेक्शन बने हुए हैं, तो इसका मतलब है कि एक सेक्शन में 25 क्वेश्चन हुए मात्र। और अगर तो बहुत ही कम हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 16 क्वेश्चन हो गए। तो
बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे और क्वेश्चन भी शॉर्ट ही रहेंगे, तो तुम्हारा फोकस जो रहेगा वो छोटे छोटे क्वेश्चन पर ज्यादा रहना चाहिए ऑब्जेक्ट। सर जो उसका जैसे मिनिमम मार्क कितना रहेगा? क्या चीज? नेगेटिव मार्क, मिनिमम मार्क कितना रहेगा? नेगेटिव नहीं सर, मिनिमम मार्क जैसे पहले था 50 में से 17 नंबर, इसका भी कुछ ऐसे क्राइटेरिया होगा? हाँ, तो 50 में से 17 का ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। सर जी मान लीजिए जैसे तीनों पेपर कंबाइन करके लेते हैं तो कैसे, मतलब हम लोग को बाकी सब्जेक्ट का किस हिसाब से हम लोग का नंबर वैल्यूएशन होगा? मतलब मान लीजिए सर बच्चा 18 नंबर पा गया सर जी, हाँ हाँ, तो वो सर बाकी सब्जेक्टों में उसका किस हिसाब से वैल्यूएशन होगा? देखो ये है ना, जैसे 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 इंटरमीडिएट वगैरह में तुम्हें ध्यान होगा कि उन्होंने ये कह दिया कि 10th का मार्क्स लो, 3 सब्जेक्ट ले लो जिसमें उसके अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है, उनको ले लो। 10th के प्री बोर्ड के जो जो बेस्ट मार्क्स है उसको उठा लो, उसी आधार पर उसको जो है मल्टीप्लाई करके उसको 100 में से मार्क्स दे दो। तो कोई ना कोई एक जो है फॉर्मूला बनाया जाएगा, जैसे इंटरमीडिएट में फॉर्मूला बना, 10th में फॉर्मूला बना, तो तुम्हारे में भी वो फॉर्मूला बनाएंगे कुछ ना कुछ, तो कोई फॉर्मूला बनाएंगे उस चीज के लिए, क्योंकि ये तो एक ऐसा तो फर्स्ट टाइम ही हो रहा है, कोई ऐसा तो है नहीं कि इससे पहले ऐसा होता रहा है। तो ये तो तुम्हारे साथ जो भी कंडीशन बन रही है एग्जामिनेशन की, ये तो तुम्हारे साथ अगर फर्स्ट टाइम है तो इस तरीके की कंडीशन हम लोग को फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं था कभी भी, है ना? तो ये तो फर्स्ट टाइम ही हो रहा है। तो अब जैसे ये बात हो रही है कि उसको लेंगे सब्जेक्ट वाइज कैसे लेंगे, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई फॉर्मूला बनाएंगे कि ये नंबर आ गए तो वही नंबर जो है बाकी के मान लिए जाएंगे। जैसे इंटरमीडिएट में उन्होंने कहा भाई 3 सब्जेक्ट ले लो, तो बाकी के नंबर तो उसमें ऐसे ही लिखे होंगे ना, उन्होंने उसी आधार पर, जिस आधार पर उन्होंने 3 सब्जेक्ट के मार्क्स थे तो बाकी सब्जेक्ट के मार्क्स उसी आधार पर दे दिए उनके पेपर में। मतलब नहीं रखा, जो बेस्ट मार्क्स थे उसी के आधार पर उन्होंने मेरे के सब्जेक्ट के पेपर के मार्क्स दे दिए। तो ऐसा ही कुछ क्राइटेरिया तो बना लिया जाएगा कुछ ना कुछ। हमारा इस टाइप का कोई क्राइटेरिया अभी तक बना नहीं है सर। हाँ सर वैसे काम कब से सर? एग्जाम कब से है सर? अब एग्जाम जो है भाई 17 जुलाई तक हमारा जो है तुम्हें अपना काम करना है कंप्लीट, उसके बाद तुरंत ही सबसे पहले फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे, ज्यादा टाइम तो लगना नहीं। या तुम्हारे पेपर ही तो, अगर पेपर 2 होने हैं तो एग्जाम में टाइम क्या लगेगा? 2 दिन ही में तो पेपर हो जाएंगे। 17 से होगा, 17 जुलाई के बाद 21 जुलाई से पेपर होगा, 21 जुलाई को पहले होगा फाइनल ईयर का पेपर। यस यस, ठीक है। अब मान लो 6 दिन उनके चल गए, तो उसके बाद फिर तुम्हारे हो जाएंगे। सर 6 के 6 पेपर होंगे भाई, उनके फाइनल ईयर में तो सभी ले रहे हैं सर, वो भी ऑनलाइन होंगे सर। हाँ वो भी ऑनलाइन होंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के 2 पेपर ले रहे हैं, तो 2 पेपर 2 दिन में हो जाएंगे और कितने दिन लगेंगे? या 2 पेपर में सारा कुछ कंबाइंड हो जाएगा सर? सारा कंबाइंड है फिलहाल, तो यही बात है सर। जैसे जो फिजिक्स का जितना भी है वो एक पेपर में दे देंगे, वो मैथ का जितना है वो एक पेपर में दे देंगे, और बाकी पेपर नहीं सर। जैसे तो हमारे बाकी सब्जेक्ट सर जी, बाकी सब्जेक्ट सर मिक्स करके एक ही में देंगे ना? यही मैं कह रहा हूँ ना कि एक पेपर में एक ही सब्जेक्ट में नहीं आएगा, या सेक्शन होंगे। एक पेपर में मान लो 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, एक सेक्शन में एक सब्जेक्ट, दूसरे सेक्शन में दूसरा सब्जेक्ट, तीसरे सेक्शन में तीसरा सब्जेक्ट, तो सेक्शन उसमें सब्जेक्ट वाइज सेक्शन बने होंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने कम है, ऊपर तो उसमें भी अगर 2 सेक्शन हो गए, तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे पर्टिकुलर एक सेक्शन की, वो संख्या तो कम हो गई ना, ज्यादा क्वेश्चन का। सर जी मान लीजिए 50 क्वेश्चन आ रहा है, उसमें और भी क्वेश्चन देगा क्या, जिससे अथवा करके ये ना कीजिए तो ये कर लीजिए, इस हिसाब से हो सकता है इस तरीके से? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा है उन्होंने, तो ये कहा है कि एक सेक्शन में एक सब्जेक्ट होगा, दूसरे सेक्शन में दूसरा सब्जेक्ट होगा। सर जी पेपर तो 50 मार्क्स का ही रहेगा। चलो अब तुम लोग जो तुमने पढ़ा है उसको जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो तुम है थोड़ा बेस्ट जो ऑब्जेक्टिव के लिए है उसी तरीके से उसको स्टडी कर सकते हो, ठीक है सर? कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेज दिया करो सर। हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देंगे। अब मैं उसी से जो फोकस वही रहेगा, छोटे छोटे क्वेश्चन लेने का, ज्यादा हाँ। अरे अब तो क्या कहते हैं,
कंडीशन ऐसी है कि कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं देंगे। अरे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। तो सर छोटे छोटे क्वेश्चन तो श्योर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो छोटे छोटे सर ऐसा करना चलो अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं ना। यस सर। सर जी 1 मिनट। यस सर। सर इसमें पास होने का संभावना ज्यादा रहेगा सर जी, क्या रहेगा? पास होने का संभावना ज्यादा है। सब बढ़िया है सर जी, थोड़ा आराम में। हाँ सर थोड़ा बढ़ा दीजिए। सर पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन था एक छोटा सा। चलो पहले अभी सर्किल करवाइए। बाद में कुछ ओके। देखो अब है जो क्वेश्चन में, जो अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। जैसे अभी तक जो हम लोगों ने बात कर ली वो केवल ये बात कर ली कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 अगर है तो उस इक्वेशन को कंपेयर करके हम सर्किल के सेंटर और रेडियस को कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा पार्ट है कि जब हमें सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट पता हो, जैसे एक सर्किल मैं बना रहा हूं, ठीक है। अब ये इसका सेंटर है वो, और इस सेंटर से मैंने डायमीटर बना दिया और डायमीटर है ये AB। और स्क्रीन तो आ रही है, तुम्हारे पे नहीं आ रही होगी। आ रही है सर, स्क्रीन आ रही है सर। A के जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1 और जो B के कोऑर्डिनेट है वो है x2 y2। ये ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और AB क्या है? AB डायमीटर है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगर हमें डायमीटर यानी कि व्यास के सिरों के निर्देशांक अगर हमें पता है तो उस कंडीशन में हम उस सर्किल की इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है और उसको हम बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे तुम्हें पता ही है कि अगर मैं ये P पॉइंट अगर ले लूं x, y, तो जो सेमी सर्किल में जो बना हुआ एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो स्लोप ऑफ AP, स्लोप या ग्रेडियंट या प्रवणता, स्लोप ऑफ AP किसके बराबर हो जाता है? वो हो जाता है A की जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1, तो ये बराबर हो जाता है y माइनस का y1 डिवाइडेड बाई x माइनस का x1। तुम लोगों को याद होगा कि जब हम किसी भी सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात करते हैं, जिसको कि हम ग्रेडियंट या स्लोप भी कहते हैं, उसको निकालने के लिए अगर हमें उन दोनों एंड पॉइंट की कोऑर्डिनेट पता होते हैं तो जो m होता है जिसको कि प्रवणता या ग्रेडियंट कहते हैं वो बराबर होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये तुम लोगों ने सरल रेखा की समीकरण में पढ़ा भी होगा इससे पहले। हाँ, तो यहाँ पर हमने उसी फॉर्मूले का यूज कर लिया। यहाँ पर एक पॉइंट xy था, दूसरा पॉइंट x1 y1 था, तो y2 माइनस y1 का मतलब हो गया y माइनस y1, x2 माइनस x1 का मतलब हो गया x माइनस x1। तो ये AP की हमें ग्रेडियंट पता चल गया। इसी तरीके से अगर हम BP का स्लोप निकालें, आवाज कट रही है, स्लोप ऑफ BP निकालें तो B के जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 y2। तो यहाँ से भी हमारा BP की जो प्रवणता कहते हैं सर स्लोप को? स्लोप को तुम प्रवणता कह सकते हो, प्रवणता या ग्रेडियंट, ढलान। हाँ, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, ठीक है ना। m बराबर tan थीटा भी होता है, तुम्हें पता होगा। ये एक तरीके से स्लोप होता है। ये जो हम सरल रेखा बनाते हैं इस तरीके से, ये अगर थीटा है तो ये m का मान tan थीटा भी होता है, ठीक है नहीं है। अब ये जो पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है 0 0 और ये वाला पॉइंट P है और ये है xy, तो हम यहाँ से भी इसको ऐसा करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस x हो जाएगी, ये डिस्टेंस y हो जाएगी। तो अगर हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यू लगाएं तो क्या आएगा? y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0। ये पॉइंट O है जो कि 0 0 है, ये पॉइंट P है जो कि x माइनस x, y है। तो अगर हम m निकालें जो ऊपर लिखे हुए फॉर्मूले से, तो m बराबर हो जाएगा y माइनस 0 बीस y, x माइनस 0 बीस x, तो m बराबर y अपॉन x हो गया।
टेन थीटा निकाले तो टेन थीटा भी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज वाई अपॉन एक्स। तो चाहे तो हम जो ग्रेडियंट है या स्लोप है या ढलान बोल रहे हैं या फिर उसको प्रवणता बोल रहे हैं, ग्रेडियंट बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं उसको, तो यहाँ पर टेन थीटा की जो वैल्यू है वो भी वाई अपॉन एक्स की होती है, चाहे हम उसको इस वाले फॉर्मूले से निकालें, चाहे हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लें। एक ही बात। दूसरी चीज ये है कि हमने यहाँ पर एपी और बीपी का जब स्लोप फाइंड आउट कर लिया, जैसे तुम ये जानते हो कि सेमी सर्किल में बने हुआ एंगल 90 डिग्री होता है, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है जो यहाँ तुम्हें दिख रहा है, क्योंकि एबी यहाँ पर डायमीटर है, तो एबी के डायमीटर होने से ये जो एंगल है एपीबी वो 90 डिग्री होगा। इसका मतलब स्लोप ऑफ एबी, इसको कि अगर हम m1 कह दें, और स्लोप ऑफ बीपी अगर हम इसको m2 कह दें, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। अगर दो सरल रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो उन दोनों सरल रेखाओं के स्लोप का गुणनफल -1 होता है, यानी जो ग्रेडियंट का प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर होता है। इट m1 m2 का मान -1 होगा क्योंकि ये 90 डिग्री पर है। तो AP इज परपेंडिकुलर टू BP है, इट मींस m1 by m2 इक्वल टू -1। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y माइनस y1 जो कि m1 का मान था, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें y माइनस का y2 डिवाइडेड बाई x माइनस x2, और ये बराबर हो जाता है -1। प्रोडक्ट कर दें बोथ साइड में, तो ये बराबर आ जाएगा y माइनस का y1 मल्टीप्लाई बाई y माइनस y2 इक्वल टू माइनस का x माइनस x1 इंटू x माइनस x। लेफ्ट हैंड साइड में जब इसको ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कि x माइनस x1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस x2 प्लस ऑफ y माइनस का y1 और प्लस इंटू y माइनस y। ये भी सर्किल की इक्वेशन का एक फॉर्मूला है, इसको कि याद रखना है। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 जो है वो इस सर्किल के व्यास के सिरों के निर्देशांक के डायमीटर के एंड पॉइंट। तो अगर हमें किसी क्वेश्चन में डायमीटर के एंड पॉइंट पता हो तो हम इस इक्वेशन की हेल्प से बड़ी आसानी से सर्किल की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूं इसी में ही, जिसमें सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें व्यास के सिरों के निर्देशांक देखो, जैसे व्यास के सिरों के निर्देशांक मैंने ले लिए 3,4 और 2,-7, यह है डायमीटर के एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, और ये दे रखे हैं तुम्हारे लिए 3,4 और दूसरा दे रखा है 2,-7, ये दे रखा है। तो अगर हमें डायमीटर के एंड पॉइंट पता है तो हम पहले जो एंड पॉइंट है उसको x1 y1 मान लेंगे, और दूसरा जो एंड पॉइंट है उसको x2 y2 मान लेंगे, और ये जो गिवन फॉर्मूला जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसी फॉर्मूले में इसको लगा देंगे तो ये आ जाएगा, हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल मिल जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल ये हो जाएगा x माइनस x1 मीन्स x माइनस 3 इंटू x माइनस x2 मीन्स x माइनस 2 प्लस का y माइनस y1 यानी कि y माइनस का 4 इंटू y माइनस y2 यानी कि y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो अगर हमें व्यास के सिरों के निर्देशांक पता है तभी हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और उसके बाद फिर वैल्यू पुट करके x1 y1 और x2 y2 की हम इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा x स्क्वायर और माइनस 3x माइनस 2x हो जाएगा माइनस का 5x और प्लस का 6। इसी तरीके से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा y स्क्वायर, माइनस का 4y है और प्लस का 7y है, तो ये हो जाएगा प्लस का 3y और माइनस का 28 इक्वल टू 0। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 5x
प्लस का 3y और ये हो जाएगा माइनस का 22। तो ये जो है इसका सर्किल की इक्वेशन हो जाती है। तो अगर हमें डायमीटर के एंड पॉइंट पता है तो हम इस तरीके से सर्किल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। छोटा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी बन सकता है। ठीक है सर। हाँ बताओ सर आपने पहले जो इक्वेशन बनवाई थी सर वो भी सर्किल की थी सर? हाँ वो भी सर्किल की थी सर। ये पॉइंट्स दिए हो तो तब है इक्वेशन ये? देखो ये सर्किल की इक्वेशन तो कई सारे तरीके से निकलेगी, लेकिन बात यह है कि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स अगर गिवन है, ध्यान दो इस चीज को कि यहाँ पर ए बी जो है वो डायमीटर है, ए बी डायमीटर है और ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। ये पहले जो कंडीशन बताई थी वहां पर ऐसा नहीं था। तो अगर क्वेश्चन के अंदर हमें डायमीटर के एंड पॉइंट पता होंगे, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर अगर हमें ये गिवन है, यस सर, व्यास के सिरों के निर्देशांक अगर हमें गिवन है, तभी हम ये वाला जो फॉर्मूला है तभी हम इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर जो x1 y1 और x2 y2 जो है वो व्यास के सिरों के निर्देशांक ये एंड x2 y2 ये क्या चीज है? ये है तुम्हारे एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। ठीक है यस सर। हाँ सर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर तुम्हें डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे होंगे तभी हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? नो सर। नो सर। फॉर्मूले सेंटर और रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं समझ में नहीं आया क्या पूछ रहे हो? ये जो है रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे अभी पूछा किसी ने कि रेडियस क्या होगी, तो रेडियस को तो तुम दो तरीके से निकाल सकते हो। देखो जैसे सपोज करो सर्किल की इक्वेशन यही वाली दे रखी है जो ये लिखा हुआ है, तो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि ये सर्किल की इक्वेशन है, इसकी रेडियस फाइंड आउट करो, तो तुम्हारा तरीका क्या होगा? अगर केवल एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है तो तुम ये कहोगे कि भाई इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस c बराबर 0 से कंपेयर कर दो। जब हम कंपेयर कर देते हैं तो तुम देखोगे कि 2g की जो वैल्यू है वो -5 है, 2f की जो वैल्यू है वो 3 है और c की जो वैल्यू है वो 22 है। तो इसका मतलब जो g है वो माइनस का 5/2 है और जो f है वो 3/2 है और c 22 है। तो जब रेडियस सी माइनस में नहीं आएगा? माइनस में आ जाएगा। तो रेडियस जो होती है वो बराबर होती है √ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का c। तो g स्क्वायर कितना हो गया 25/4 प्लस का 9/4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जो कि 22 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करके हमें क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा 25 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 88 डिवाइडेड बाई 4। ये आ जाएगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो तो क्या बन जाएगा ये 122/4 अंडर रूट में 122/4 अंडर रूट में। देखना ये सही लिखा हुआ है। यस सही है सर। 11/2 हो जाएगा। 11/2 हो जाएगा। ठीक, तो ये इसकी रेडियस हो गई। अब जरा ध्यान दो कि ये 11/2 तो नहीं होगा। सर 11 पॉइंट बंद होगा। क्या चीज 11 पॉइंट? सर 122 है, 121 नहीं है। हाँ 121/2। 61/2।
तो 61/2 हो गया, तो सॉल्यूशन इसका पूरा निकल के नहीं आ पाया। देखना सही हो रहा है, ये कैलकुलेशन में कोई नहीं है। -5x था और ये 3y था, तो ये हो गया माइनस का 5/2 और 3/2 और 28 - 6 वो तो सही है और सही हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक तरीके से और भी निकाल सकते थे ना हम। देखो ये जो लिखा हुआ था ना, ये हमें डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता थे, ध्यान दो जरा। ये आगे सर आप ही करके निकाल सकते थे। हैं, जैसे ये सर लाइन को आधी करके। हाँ वैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे ये सर भी वो है, माइनस में था ना। जैसे ये भी है, ये के कोऑर्डिनेट क्या थे? माइनस में था। हाँ, सी का मान माइनस में था, तो सर ये प्लस कर दिया आपने। फॉर्मूले में माइनस होता है ना, -c। सर आपने 22 है, सर 22 मतलब होता तो ये प्लस पर आएगा। नहीं, ये c की वैल्यू माइनस में थी ना, ये -22 और ये -c लिखा हुआ है, तो +22 लग जाएंगे। हाँ, तो मैं बताना क्या चाह रहा था, ये 3,4 और 2,-7 लिखा था, 3,4 और 2,-7 लिखा था, ये लिखा था। तो अगर हम चाहें तो d वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी और रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा d/2 के। तो हम चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, और d की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी, d बराबर हो जाएगा √(x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, इट मीन 3 - 2 का होल स्क्वायर, और प्लस का 4 - प्लस हो जाएगा, तो 4 + 7 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3 - 2 यानी कि 1 हो गया ये, और ये हो गया 11 का होल स्क्वायर यानी कि 121। तो ये क्या हो गया, d की वैल्यू आ गई √122। इसका मतलब जो रेडियस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2 √122। तो चाहे हम वहां से निकालें चाहे यहाँ से निकालें, वो एक ही बात है, यही चीज यहाँ पर आ रही है। सर मतलब लग जाएगा। हाँ, वो तो कोई भी तरीका ले सकते हो, वो तो ऐसे तो कई तरीके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रेडियस केवल, एक बार दोबारा, ये जो रेडियस है वो केवल हम डिस्टेंस फॉर्मूला से तभी निकाल पाए जब यहाँ पर हमें डायमीटर के एंड पॉइंट पता थे, क्योंकि डायमीटर के एंड पॉइंट पता थे तो हमें डायमीटर पता चल सकता था। लेकिन अगर हमें केवल सर्किल की इक्वेशन यही पता होती जो ये लिखी हुई है, ये वाली, इसका मतलब है, और अगर हमें यहाँ से रेडियस निकालना होता तब तो फिर हम कंपेयर करके ही निकाल सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हमें डायमीटर के एंड पॉइंट नहीं पता थे, हमें सर्किल की इक्वेशन पता थी, तो हम इससे कंपेयर करेंगे और 2g और 2f और c का मान निकालेंगे और रेडियस का फॉर्मूला लगा देंगे, √g² + f² - c, g, f और c का मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं है, अब वो तो इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में चूंकि हमें डायमीटर के एंड पॉइंट पता थे, तो हम रेडियस निकालने के लिए हम वो मेथड भी ले सकते थे कि हमने दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया जो कि डायमीटर के बराबर होगा, उसका आधा कर दिया, रेडियस होगा, ठीक है। नहीं है, यस। हाँ, चलो अब कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कुछ कंडीशंस हैं जिस पर बेस कुछ क्वेश्चन निकालने हैं तुम्हारे लिए। देखो क्वेश्चन है, तो कोई क्वेश्चन मैं ले रहा हूं कि कोई सर्किल अगर एक्स एक्सिस को टच करता है या कोई सर्किल वाई एक्सिस को टच करता है तो क्या कंडीशन बनती है, जरा ये देख। देखो ये एक सर्कल है, ये है। अब ये मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस बना
दिया, ये सेंटर है और ये इस पॉइंट पर इसको टच करता है, ये पी पॉइंट है और ये इसका जो है कोई सेंटर ले लो सी। ये हो गया भाई, ये ऑफ करो भाई, माइक्रोफोन ऑन हो रहा है किसी का। देखो ये कंडीशन है व्हेन सर्किल टचेस द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को सर्किल टच करता है, ये पहली कंडीशन है। तो अगर सर्कल का जो सेंटर है, अगर हम उसको मान लें, कुछ मान लो ये सर्किल का जो सेंटर है वो एच कॉमन के होगा, ठीक है। और ये जो ओपी डिस्टेंस है, अगर यहाँ पर जरा कंडीशन देखो जरा, अगर इस डायग्राम को तुम देख पा रहे हो कि अगर हम कोई सर्किल एक्स एक्सिस को अगर टच कर रहा है तो उस कंडीशन में सर्किल के जो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है उसका जो एब्सिसा है, जो भुज है, जो एच के बराबर है, वही ओपी डिस्टेंस होगी। ध्यान दो इस चीज को। तो ओपी डिस्टेंस किसके बराबर होगी? एच के। और टीपी डिस्टेंस किसके बराबर होगी? के के। यहाँ पर जब कोई सर्किल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो उस कंडीशन में जो ओपी है वो एच के बराबर होगी और जो सीपी है वो के बराबर होगी। अच्छा, सीपी अगर तुम देखो ध्यान से तो सीपी क्या चीज है? रेडियस। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीपी जो कि रेडियस के बराबर है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई सर्किल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो उसके जो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है? सेंटर का कोऑर्डिनेट है एच कॉमा के। तो जो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है उसकी जो कोटि है, ऑर्डिनेट है, जो कि के बराबर है, वही रेडियस बन जाती है। रेडियस क्या हो गई? के। किस कंडीशन में? जब कोई सर्किल एक्स एक्सिस को टच करता है। तो ये चीज एक नोट करने वाली है कि अगर कोई सर्किल एक्स एक्सिस को टच करता है तो उस कंडीशन में जो उसकी रेडियस है वो किसके बराबर है? सेंटर के कोऑर्डिनेट जो भी है उसमें जो कोऑर्डिनेट आ रहा है, जो कोटि आ रही है सेंटर के कोऑर्डिनेट में, वो कोटि उस सर्किल की रेडियस के बराबर हो जाती। सर हाँ सर ये समझ में नहीं आया सर, ये सी पी टू के और ओ पी टू एच कैसा है? ये बताओ, ये तो कोऑर्डिनेट लिखा है मैंने, ये कोऑर्डिनेट कैसे बनाओगे? ये ऐसी तो लोगे, ये जब कोऑर्डिनेट बनाओगे तो ये डिस्टेंस एच होगी ये वाली, और ये डिस्टेंस के होगी। ये तभी तो सी का कोऑर्डिनेट एच कॉमा के हुआ। सी का कोऑर्डिनेट एच कॉमा के कब होगा? जब हम एक्स एक्सिस पर एच डिस्टेंस चले, वाई एक्सिस पर के डिस्टेंस चले। अब वाई एक्सिस पर चली हुई डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो गई। ठीक इसी तरीके से अगर हम दूसरी कंडीशन लें, ठीक इस तरीके से अगर हम दूसरी कंडीशन ले लेते हैं जब वो वाई एक्सिस को टच करता है ना। तो जब वाई एक्सिस को अगर टच कर रहा है ये जो पॉइंट है ये पी है और ये इसका सेंटर सी है और ये ओ है। अगर मैंने इस पॉइंट को एम कह दिया, अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट एच कोमा के है और इसकी जो रेडियस है ये वाली, ये रेडियस ए है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर कंडीशन क्या है? व्हेन सर्किल टचेस वाई एक्सिस, टचेस वाई एक्सिस। तो इसका मतलब क्या है? वाई एक्सिस को अगर टच कर रहा है वो, तो इसका मतलब है, और सेंटर क्या है इसका? सेंटर इसका है एच कोमा के। तो एच कोमा के अगर सेंटर है तो ओ एम डिस्टेंस बराबर हो जाएगी एच के, एच और सी एम डिस्टेंस बराबर हो जाएगी के। ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी एच के बराबर, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये बराबर हो जाएगी के। अब चूंकि जो ओ एम डिस्टेंस है वही डिस्टेंस सीपी है,
OM और CP बराबर हैं, OM इक्वल टू CP है, इसका मतलब ये हो गया कि CP की वैल्यू ऐसी हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि रेडियस जो है वो बताओ h के बराबर होगा। बताओ भी क्या है? हाँ और का, अरे भाई हाँ फोन ऑफ करो भाई। तो इसका मतलब हमने दो कंडीशन पढ़ी। पहली कंडीशन, जब सर्किल एक्स एक्सिस को टच करता है तो उस कंडीशन में जो रेडियस होती है वो a के बराबर होती है, और जब सर्किल वाई एक्सिस को टच करता है तो उस कंडीशन में जो उसकी रेडियस होती है उस सर्किल की वो h के बराबर होती है। ठीक है नहीं? आपने भुज कोचिंग वाला ही तो बताया था सर, भुज हाँ बताना सर। ये तो ये चीज हो गई ना, ये h के बराबर हो गया, यहाँ पर ये चीज h है, ये h हो गया जो कि भुज होता है, भुज बोलते हैं ना इसको, हिंदी में इसको h को भुज कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं। तो रेडियस भुज के बराबर हो गई, और एक्स एक्सिस को टच करता है तो कोटि के बराबर हो। ठीक है नहीं है? जी सर। हाँ अच्छा, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो अब इस क्वेश्चन को तुम लोग ट्राई करना। क्वेश्चन ये है कि एक सर्किल है जो एक्स एक्सिस को टच करता है। ये सर्किल एक्स एक्सिस को यहाँ पर टच, क्वेश्चन में लिखिए आपने सर्किल क्या? ये आपका O है, ये X है और ये Y है। ठीक है, अब तुम देख रहे हो कि ये सर्किल क्या है, इसका सेंटर, मैंने इसका सेंटर C ले लिया। सर्किल वॉइस नहीं आ रही है, बोल लीजिए। ठीक है। अब देखो आ रही है सर। हाँ, क्वेश्चन क्या है, सर्किल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, अब ये वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहा। इसको बोलते हैं कि वाई अक्ष पर ये कोई अंतःखंड काट रहा है, एक गीवा बन रही है। गीवा कौन सी बन रही है? ये PQ, ये इसको बोलते हैं PQ जो है, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेप्ट। ठीक है नहीं है? हिंदी में कहते हैं अंतःखंड। तो इसका मतलब ये जो सर्कल है ये वाई अक्ष पर एक अंतःखंड काट रहा है PQ के बराबर, और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है नहीं है? मान लो इस PQ की जो लेंथ है वो 2K के बराबर है। सर 2 P उधर है, P पहले लिए, P पहले ले लिया। अच्छा, इसको कुछ M कर लो। हाँ, तो PQ इंटरसेप्ट है और जो कि 2K के बराबर है, साथ ही साथ जो ये लेंथ है वो PQ की वो 2K है। तो ये जो है इसका तुम्हें सेंटर का लोकस फाइंड आउट करना है। लोकस समझते हो? लोकस, लोकस जो है उसको, लोकस होता है बिंदु पथ। सर्किल पर निर्देशांक भी तो होता है ना सर, बिंदु पथ। तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है उसको हम x, y मानेंगे और उसी के बीच का एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है नहीं है? अब ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये CQ बता सकते हो किसके बराबर होगा? रेडियस है, रेडियस होगा, CM CQ जो है के बराबर होगा सर। CQ होगा CM के बराबर, और CM बराबर है Y के। क्लियर है? इसी तरीके से इस पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ये वाला पॉइंट N है, तो तुम बता सकते हो NQ की डिस्टेंस किसके बराबर होगी? सर 1/2 PQ। 1/2 PQ। तो 1/2 PQ का मतलब हो गया K के बराबर होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हें मिल गया CNQ। इसमें तुम्हें NQ भी पता है और CQ भी पता है, और तुम्हें क्या निकालना है? CN स्क्वायर। बताओ क्या बन जाएगा? तो AC क्या कहते हैं, हाँ बोलो किसके बराबर आ जाएगा, जरा बोलो, राइट एंगल ट्रायंगल में लगाओ जरा। ये हो जाएगा CQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा NQ स्क्वायर
और प्लस CN स्क्वायर। अब देखो तुम्हें CQ की वैल्यू पता है, अब वो क्या है y। NQ की वैल्यू पता है, अब वो किसके बराबर है, K स्क्वायर के। और CN की वैल्यू क्या है, आपके CN बताओ किसके बराबर होगा। CN और OM बराबर है, और जो OM डिस्टेंस है वही x है। ध्यान दो, क्योंकि C का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x, y। तो OM डिस्टेंस x है और CM डिस्टेंस y है। तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर। इसका मतलब रिलेशन हमें मिल गया कि y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। तो बिंदु पथ निकालने का मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट का बिंदु पथ हमें निकालना है, जिस पॉइंट का लोकस हमें फाइंड आउट करना है, उस पॉइंट को x, y मान लो, और उस पॉइंट x, y के बीच जो भी रिलेशन होगी उसको कहते हैं लोकस या बिंदु पथ। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा डिफरेंट था। यहाँ इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड आउट नहीं करनी थी, किसी बिंदु का बिंदु पथ या लोकस निकालना था। तो लोकस इस बिंदु का भी हमें निकालना होता है, तो उस बिंदु को हम x, y निकाल मानते हैं, और x, y मानने के बाद फिर हम उन दोनों x और y के बीच एक रिलेशन फाइंड आउट कर देते हैं, उस रिलेशन को बोलते हैं लोकस। ठीक है, तो आज तुम ये इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करके देख लो भाई, अगर जिसके पास जो भी बुक हो। पहला तरीके के क्वेश्चन कर लो जिसमें सेंटर और रेडियस तुम्हें पता हो और सर्किल का इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो, साथ ही साथ सर्किल की इक्वेशन पता हो और तुम्हें सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करनी हो। दो तरीके हो गए, एक तो सेंटर रेडियस पता हो तो सर्किल निकालना हो, और सर्किल पता हो तो सेंटर रेडियस निकालना हो। साथ ही साथ डायमीटर के एंड पॉइंट पता हो तो सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट करो। ठीक है, नहीं है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ये एक्स अक्ष पर टच कर रहा है, वाई एक्सिस पर टच कर रहा है और सेंटर दे रखा है, तो उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अगर सार्थक की बुक है तो उसमें 21 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन है, और 11.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है। पैरामीटर भी निकाला जाता है, पैरामीटर भी निकाला जाता है सर। पैरामीटर क्या, पैरामीटर तो सर्किल का वो हो गया 2 पाई यार, उससे क्या मतलब, सर्कमफ्रेंस ही होगी, तो पैरामीटर क्या होगा। ठीक है, अटेंडेंस मार्क कर दी सब लोगों ने। चलो ठीक है, मैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मैं तुम्हें बनाकर दूंगा जिससे कि तुम्हारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है ना, पीडीएफ भेजना, पीडीएफ व्हाट्सएप कर देना। हाँ भेज देंगे। ठीक है भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।